पढ़ेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर के बारे में। एरिया के बारे में तो सब आदमी जानते हैं, क्या एरिया के बारे में सब आदमी जानते हैं। एरिया क्या होता है, जैसे कोई भी सरफेस जो है कवर करता है कोई बॉडी तो उसको एरिया बोलते हैं। जैसे ये आपका कॉपी है, ठीक है ना, तो ये कॉपी का जो सरफेस है दिस इज़ द एरिया, मतलब ये पूरा एरिया है, ठीक है ना। मगर जब इसका एक डायरेक्शन जो हम लेते हैं कि नहीं, इसके बाहर की तरफ जो डायरेक्शंस होगा या ऐसे डायरेक्शन होगा या पीछे की तरफ, इस तरह तो डायरेक्शन होगा नहीं, है ना। प्लेन है तो इसका डायरेक्शन या तो बाहर की तरफ होगा या तो अंदर की तरफ होगा। तो आउटवर्ड डायरेक्शन जो होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में एरिया को हम दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं, सामने वाला एरिया, फ्रंट वाला, है ना। तो पीछे वाला एरिया की हम बात नहीं कर रहे हैं, सामने के एरिया की बात कर रहे हैं। तो सामने के एरिया का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, पीछे वाला का क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। तो एरिया को जब हम एक डायरेक्शन में दिखाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, एरिया वेक्टर। उसी का नाम क्या पड़ा, एरिया वेक्टर। मतलब इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे तो ये जनरली स्केलर ही होता है, ठीक है ना। मतलब कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन एरिया इन अ particular direction is called एरिया वेक्टर। मतलब किसी भी एरिया को एक डायरेक्शन में जब हम दिखाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एरिया वेक्टर कहते हैं। जैसे आप बोलते हैं कि ये सरफेस है आपका और इस सरफेस का डायरेक्शन जो है अपवर्ड है, बाहर की तरफ है, ठीक है ना। तो अपवर्ड डायरेक्शन में मान लें कि इसमें जो एरिया आप ले रहे हैं, ठीक है ना, ये बाहर की तरफ है, तो डायरेक्शन हम एन कैप दिखाते हैं, ठीक है ना। ये डेल्टा एस एरिया है, ठीक है। और डायरेक्शन आपका ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ द सरफेस इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो एरिया वेक्टर जो होगा, इसका एरिया वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा आपका डेल्टा एस वेक्टर इक्वल टू एन कैप डेल्टा एस, ठीक है ना। मतलब एन कैप लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, एरिया वेक्टर बन जाएगा। मतलब किसी भी आप स्केलर क्वांटिटी में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाता है, एरिया वेक्टर बन जाता है, ठीक है ना। मतलब आपका डेल्टा एस वेक्टर जो आप दिखा रहे हैं, डेल्टा एस जो है ये आपका वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर कहते हैं, ठीक है। मतलब एरिया वेक्टर होता है एक पार्टिकुलर डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्शंस को जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, एरिया वेक्टर कहते हैं, ठीक है। इसको उतारिएगा। फ्लक्स जो होता है जिसको आप क्या कहते हैं, प्रभाव जिसको कहते हैं। जैसे आप क्लास में आप बैठे हुए हैं तो क्लास समझ में आ रहा है, आप क्लास से बाहर जाइएगा तो क्लास नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये टीचिंग का एक इफेक्ट होता है। रूम में आवाज़ आ रहा है तो आप उसको समझ पा रहे हैं, नहीं आवाज़ सुनेंगे तो समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो किसी भी चीज़ का जो इफेक्ट होता है एक पार्टिकुलर एरिया के लिए, उसको हम फ्लक्स कहते हैं। या वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या ग्रेविटेशनल फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन जिस सरफेस से पास करता है तो उस सरफेस में वो फील्ड जनरेट हो रहा है, तो वहाँ पर उस सरफेस पर क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होगा, है ना। तो उसका इफेक्ट जितने रीजन तक होता है उसी को हम फ्लक्स कहते हैं। जैसे आप बोलते हैं कि एक एरिया आपका है और इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, ठीक है ना। तो जितने एरिया से पास करेगा उतना एरिया में इसका प्रभाव रहेगा, इफेक्ट रहेगा, ठीक है ना। मान लीजिए पूरे एरिया से पास कर रहा है तो पूरे एरिया में क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होगा। जो इफेक्ट जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा, कुछ भी हो सकता है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स की बात होगा, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड होगा तो आपका ग्रेविटेशनल फ्लक्स की बात होगा। फ्लक्स किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किसी एरिया को वो इफेक्ट करता है, ठीक है ना। मतलब उसके वजह से जो प्रभाव वहाँ जनरेट होता है, प्रभाव कहने का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा जिस एरिया से, वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा। वहाँ पर कूलम्ब्स लॉ को आप डिराइव कर सकते हैं, कूलम्ब फोर्स को डिराइव कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिराइव कर सकते हैं, है ना। तो एक ऐसा रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की वजह से जितना एरिया इनक्लोज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना। मतलब कह सकते हैं
एरिया enclosed by the given electric field lines is called electric flux। इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो है फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब फाई ई से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? फाई ई से, ठीक है ना। तो एरिया जितना रहेगा उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा, ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है आपका वो होता है एरिया इनक्लोज्ड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब जिस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है वहाँ पर उसका जो इंटेंसिटी होगा जितने एरिया के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है आपका वो आपका एरिया इनक्लोज्ड, ठीक है ना, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, ठीक है। तो इसको जो है दिखाएंगे किस तरह से। जैसे मान लीजिए एक एरिया आपका दिया हुआ है इस तरह से, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपका है, ठीक है ना। और एरिया वेक्टर जो है इसका डायरेक्शन ये है एन कैप। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, ठीक है ना। और ये आपका जो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इसके बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा है, कुछ ना कुछ एंगल होगा ही, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस केस में जो दिखाइएगा, मान लीजिए कि इसका एरिया जो है हम डेल्टा एस ले रहे हैं, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट एरिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेल फाई, मतलब जितना एरिया के लिए निकाल लेंगे, मान लीजिए एक छोटा सा पार्ट के लिए निकालना चाह रहे हैं, तो ये वैल्यू जो होगा आपका डेल फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर, ठीक है ना। या इसी को आप लिखेंगे डेल फाई इक्वल टू ई डेल एस कॉस थीटा, ठीक है ना। मतलब डेल फाई का जो वैल्यू होगा वो आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, जो एरिया इनक्लोज कर रहा है उसका ये वैल्यू होगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब ये डॉट प्रोडक्ट होता है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना। इसको तरीका कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम अगर होगा तो इस केस में आपका जैसे फ्लक्स निकालिएगा, जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, इनक्लोज एरिया है, और दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ठीक है ना। ये है आपका डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो इस केस में जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा ये क्लोज फिगर है, ठीक है ना, और रेगुलर है। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू फाई ई, मतलब फाई ई जो होगा आपका उसको इंटीग्रेट करेंगे, जो भी फ्लक्स जो निकलेगा, जैसे डीएस एरिया हम ले रहे हैं तो ये पूरे सरफेस के लिए इसको हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। मतलब ये आपका कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, ये हो जाएगा आपका ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है। कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम जो क्लोज फिगर, ये जो साइन यूज़ किया गया है, ये साइन ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? इंटीग्रेशन ऑफ इनक्लोज्ड एरिया, जो पूरा क्लोज एरिया है उसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। मतलब रेगुलर बॉडी है, पूरा क्लोज है, उसके लिए ये साइन यूज़ किया जाता है। ये इंटीग्रेशन को क्लोज एरिया के लिए हम सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला है फ्लक्स का, ठीक है ना। तो फ्लक्स का जो एसआई यूनिट जो होगा आपका, एसआई यूनिट ऑफ फाई ई जो होगा, तो फाई ई क्या है? फाई ई इक्वल टू ई डी एस है कॉस थीटा,
मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या होता है, फोर्स बाई चार्ज, है ना। तो न्यूटन पर कूलम, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट है, इसका कुछ नहीं होगा, मतलब आपका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या इसी को लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है ना। तो ये एसआई यूनिट हो गया इसका, एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स जो हो गया आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है ना। इसका डायमेंशन जब निकालिएगा तो डायमेंशन क्या होगा, ये सब पूछता है ऑब्जेक्टिव में, देखिएगा बहुत बार पूछा है एग्जाम में, बिहार बोर्ड में ये सब क्वेश्चन हम डालेगा ही आपको, ठीक है ना। इसका डायमेंशन पूछ देगा फ्लक्स का, इजीली निकाल लीजिएगा। फ्लक्स समझ ही रहे हैं, फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स बाई चार्ज, है ना। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, जैसे एफ बाई क्यू होता है ये, है ना। और ये आपका एरिया है, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। चार्ज का क्या होता है जी, चार्ज का ए टी। एरिया का क्या होगा, एल स्क्वायर। इस तरह से इसका डायमेंशन जब निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, एम एल क्यू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ये फ्लक्स का डायमेंशन है, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछा है, क्योंकि 4500 क्वेश्चन यही सबसे पुराया जाता है, ठीक है ना। छोटा छोटा क्वेश्चन वो है गॉस थ्योरम, ठीक है ना, इसी के लिए बताया गया था ये सारा चीज़, गॉस थ्योरम। गॉस जो है साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है ना। गॉस थ्योरम, हम लोगों में गॉस पार्क का नाम सुने होंगे, बहुत फेमस है क्या जी, है ना। तो वो गॉस नहीं है, ये अलग अलग गॉस है, ठीक है। गॉस थ्योरम या गॉस प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, गॉस प्रिंसिपल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन रहता है व्हाट इज गॉस थ्योरम, प्रूव इट, है ना। मतलब गॉस थ्योरम क्या होता है ये बताइए और इसको प्रूव करके बताइए, ये आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो गॉस थ्योरम में ये बताया गया कि कोई भी इनक्लोज एरिया के लिए जब बात करते हैं, वहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करता है तो वहाँ वो फ्लक्स जनरेट होता है। अभी जैसे हम आपको बताएं कि ये क्लोज सरफेस है, ठीक है, क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये डिपेंड करेगा चार्ज पर, अपने आप नहीं जनरेट होगा, ये चार्ज पर डिपेंड करेगा कि चार्ज कितना आप ले रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा क्या। तो ये चार्ज मान लें कि क्यू चार्ज आप ले रहे हैं, तो क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा, उसकी वजह से जो एरिया इनक्लोज करता है वो एरिया इनक्लोज कितना करेगा, मान लेते हैं कि वो एरिया इनक्लोज जो कर रहा है वो आपका फाई ई, मतलब फ्लक्स जो जनरेट कर रहा है वो आपका ई डी एस है। दिस इज़ द टोटल फ्लक्स जिस चार्ज की वजह से जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। ये जो टोटल फ्लक्स जो होता है वो आपका 1/ε0 इंटू चार्ज इनक्लोज्ड, ये जो वैल्यू होता है 1/ε0 चार्ज इनक्लोज्ड के बराबर होता है, ठीक है ना। मतलब कि गॉस थ्योरम के जरिए ये बताया गया कि जो टोटल फ्लक्स जो होता है इनक्लोज फिगर के लिए वो जो होता है 1/ε0 इंटू चार्ज इनक्लोज, मतलब ये क्लोज फिगर में चार्ज जितना है वो जितना इनक्लोज कर रहा है उसका ये कितना होता है 1/ε0 होता है। इसी को हम कहते हैं गॉस थ्योरम, ठीक है ना। मतलब कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के जरिए बताया गया in the given enclosed surface area S in given volume V, total फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स generated by the enclosed area is equal to the
1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाई दैट एरिया। मतलब उस एरिया में जितना चार्ज इनक्लोज हो रहा है उसका वो कितना होता है 1/ε0 टाइम। मतलब टोटल फ्लक्स होता है 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज होता है। मतलब आप इसको बोल सकते हैं कि फाई ई जो होता है वो इक्वल टू होता है ई डी एस इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू इनक्लोज। मतलब क्यू इनक्लोज बाई ε0 टाइम्स। इसी को हम कहते हैं गॉस थ्योरम। ठीक है ना, इसी को आपको प्रूव करना है। गॉस थ्योरम इसी को बोला जाता है और इसको प्रूव करके बताना है। ठीक है ना, इसको प्रूव करना है। ठीक है ना, तो प्रूव करने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसको उतारिए आप। ठीक, we take a circular region in which a charge q naught is situated at the center of the circle। ठीक है ना, and ds is the area vector which is taken radially upward direction। जैसे आप एक रीजन ले रहे हैं, जैसे ये रीजन है आपका, यहाँ सेंटर पर आप एक चार्ज ले रहे हैं क्यू नॉट। ठीक है ना, तो क्यू नॉट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा कितना होगा, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो जनरेट हो रहा है वो आपका ई वेक्टर है। ठीक है, इस सरफेस पर जनरेट हो रहा है जिसका सरफेस एरिया कितना है डी एस वेक्टर। इसका डायरेक्शन एन कैप ले लेते हैं। ठीक है ना, और रेडियस को आर ले लेते हैं। तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा आर कैप, रेडियली आउटवर्ड है। ठीक है ना, तो ये आपका डायरेक्शन बताता है किसका, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये बताता है डायरेक्शन ऑफ सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया ले रहे हैं। तो यहाँ एक पॉइंट है P, जो P पर क्या जनरेट हो रहा है आपका, P पर जनरेट हो रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपवर्ड डायरेक्शन में है। ये चार्ज जहाँ लीजिएगा, जिस पॉइंट पर निकालना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डाउन अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। जैसे आपको पढ़ाए थे कि अगर यहाँ पर चार्ज Q है और पॉइंट P है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से लिया जाता था, जिसका फार्मूला भी आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो K×Q/r² होता है। ठीक है ना, और वेक्टर फॉर्म में जब हम इसको लिखते हैं तो इसको r कैप लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है हेयर अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is given by E vector equal to 1/4πε0 into Q/r² r कैप हो जाएगा। ठीक है ना, और एरिया वेक्टर जो होगा आपका कितना होगा, एरिया वेक्टर ये ds वेक्टर ले रहे हैं तो ds n कैप हो जाएगा। ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय द एरिया इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा आपका d phi E इक्वल टू ई डी एस। ठीक है ना,
और ये वैल्यू होगा आपका 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, और डी एस आपका क्या है, डी एस एन कैप, मतलब आप इसको लिखेंगे डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, डी एस को बाहर अलग कर लीजिए, और आर कैप बाई एन कैप। ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है जी, आर कैप और एन कैप का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, कोई भी यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, ठीक है ना। तो डी फाई ई जो होगा आपका ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डी एस इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये निकल गया आपका 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डी एस। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स enclosed by the surface area S is given by, ये जो वैल्यू होगा आपका इसको इंटीग्रेट कर देंगे डी फाई को इनक्लोज एरिया के लिए, ये आपका हो जाएगा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डी एस हो जाएगा। पूरा सरफेस एरिया टोटल फ्लक्स निकल गया ये, मतलब टोटल फ्लक्स जो हो गया आपका, इसमें जो कांस्टेंट इसको बाहर कर लीजिए 1/4πε0 इंटू क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को बाहर कर लीजिएगा, तो सरफेस एरिया क्या होगा, ds होगा। और इसका सरफेस एरिया टोटल है कितना, तो ये सरफेस एरिया जो होगा इसका टोटल सरफेस एरिया 4πr²। स्फेरिकल पार्ट है तो क्या होगा, जैसे स्फेयर के अंदर चार्ज रखे हुए हैं तो उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 4 क्योंकि ये स्फेरिकल रीजन है, ठीक है ना, ये आपका स्फेरिकल रीजन है, तो स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², ठीक है ना। ये जो वैल्यू यहाँ से निकालिएगा तो ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू 4πr²। देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, 4π से 4π कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, नहीं क्यू स्क्वायर नहीं ना, क्यू ना होता है जी, सब जगह क्यू स्क्वायर लिखा गया, ठीक है ना, क्यू था ना, हाँ क्यू स्क्वायर गलती से लिखा गया है, क्यू होता है, क्यू बाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू बाई आपका ε0, क्यू नॉट लिए थे, तो ये एक चार्ज की वजह से निकल गया आपका फ्लक्स कितना 1/ε0 क्यू नॉट, है ना। अब मान लेते इसमें 10 चार्ज है, 10 चार्ज की वजह से भी निकाल लेंगे, 20 रहेगा तो 20 की वजह से निकाल लेंगे, इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। इस तरह से आप मान लेंगे जितना रहेगा उतना से निकाल देंगे, तो ये जो है वो आपको क्या दे देगा, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है फाई ई इक्वल टू क्या है, ई डी एस, दिस इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई ε0। ये रिलेशन क्या बताता है, दिस इज प्रूव डैट गॉस थ्योरम, ये किसको प्रूव कर रहा है, गॉस थ्योरम को प्रूव कर रहा है। गॉस थ्योरम में ये रिलेशन ना बताया गया था आपको, ठीक है ना। इसको तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम बात करेंगे, तो टोटल फ्लक्स जो होगा आपका फाई ई इक्वल टू वो फाई E1 फाई E2 एंड सो ऑन टू फाई En हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि फ्लक्स जो होगा आपका ये हो जाएगा Q1 बाई ε0, Q2 बाई ε0 एंड सो ऑन टू Qn बाई ε0, ठीक है ना। इस तरह से 1/ε0 ये आपका Q1 Q2 एंड सो ऑन Q1 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपका आ जाएगा ε0 सिग्मा i इक्वल टू 1 to n QI, दिस इज इक्वल टू 1/ε0 Q इनक्लोज्ड, ठीक है ना। जितना Q इनक्लोज हो जाएगा आपका, ठीक है, मतलब फाई जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा E ds इक्वल टू Q इनक्लोज्ड, जितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है वो बाई ε0,
इसी को आप बोलते हैं गॉस थ्योरम, ठीक है ना। दिस इज द गॉस थ्योरम, ठीक है। तो एक चार्ज के लिए नहीं निकालना है, बहुत सारा चार्ज हो सकता है, एक के लिए भी निकाल सकते हैं, बहुत सारा के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये प्रूव करना होगा, है ना। उसको बंद कर दीजिए।